बताओ। यस सर। ठीक है, तो देखो हम आगे पढ़ना चालू करते हैं। कल हमने लास्ट यही वाला एग्जांपल देखा था, राइट? एक सेकेंड, कल हमने लास्ट में ये वाला एग्जांपल देखा था, है ना? और ये दोनों भी हमने देख लिए थे। देखो आज हम क्या देखेंगे, रूल्स फॉर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड्स, है ना? पॉली वर्ड का मतलब क्या होता है? पॉली मतलब होता है एक से ज्यादा, ठीक है? तो ऐसे कंपाउंड्स जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, राइट? ठीक है, तो देखो इसमें हम कोई एग्जांपल देखते हैं, जैसे ये वाला, है ना? जैसे ये वाला कंपाउंड है ना? इसको हम बना लेते हैं। इसमें कितने, 3 5 और एक 6 कार्बन है, फिर यहाँ से ईस्टर है। देखो हम इसको यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, है ना? ये 6 कार्बन हो गए। और उसके बाद O C2H5, C2H5, यहाँ पर डबल बॉन्ड O और OH। आज तो आवाज सुनने में कोई दिक्कत नहीं हो रही ना किसी को? नो सर। वो मुझे कल समझ में आ गया, वो एक्चुअली मेरे ब्लूटूथ ईयरफोन में कुछ दिक्कत है यार। तो वो क्या, थोड़े टाइम के बाद उसमें वॉइस क्रैक करने लगती है। स्टार्टिंग में तो क्लियर आवाज आ रही होगी कल, है ना? यस सर, हाँ स्टार्टिंग में ठीक थी, बीच में गड़बड़। हाँ, तो वो मेरे ब्लूटूथ ईयरफोन में कोई दिक्कत है, मैं उसको 1-2 दिन में सही करूंगा, है ना? तो देखो ये जो अपना कंपाउंड है ना, इसका हमको आईयूपीएसी नेम लिखना है, ठीक है? अब देखो इसमें मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से हैं। एक तो ये अल्कोहल, ये एक फंक्शनल ग्रुप है। दूसरा कौन सा है? ये ईस्टर, सही कह रहा हूँ? यस सर। तो ऐसी स्थिति में एक होता है सीनियर फंक्शनल ग्रुप और दूसरा होता है जूनियर। तो जब आप सीनियोरिटी का ऑर्डर देखोगे, जब आप टेबल देखोगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये तो है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, है ना? और ये क्या है? ये है जूनियर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है? तो इसका मतलब इसका क्या यूज होगा? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का क्या यूज होता है? सफिक्स। वहाँ से नंबरिंग चालू होगी। हाँ, मतलब इसका सफिक्स यूज होता है नाम में। और इसको हम ब्रांच की तरह ट्रीट करते हैं, तो इसका क्या यूज होता है? प्रीफिक्स, है ना? तो ये बातें तो हमने देखी थी, ठीक है? अब देखो, तो हमको इसको प्रायोरिटी देना है, तो इसके कार्बन को हम मेन चेन में लेंगे। हम इस तरह से मेन चेन को सिलेक्ट करेंगे। तो हमारी जो मेन चेन होगी वो इस कार्बन से स्टार्ट होती हुई ऐसे जाएगी, है ना? अब यहाँ तक तो ठीक है, इस कार्बन तक तो ठीक है। अब अपन इसके आगे जाएं कि इसके नीचे जाए, ये समस्या है ना? तो इसके लिए हमको क्या पता होने चाहिए? रूल्स। तो रूल्स क्या कहते हैं? चेन सिलेक्शन के रूल्स। चेन सिलेक्शन के रूल्स में सबसे पहले आता है मैक्सिमम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद मैक्सिमम अनसैचुरेशन, है ना? यस सर। तो अब अनसैचुरेशन बताओ कहाँ पर है? अनसैचुरेशन आपको सीधे जाने पे मिलेगा या नीचे आने पे मिलेगा? नीचे नीचे जाने पर। नीचे आने पे मिलेगा, है ना? तो इसका मतलब हमारी जो मेन चेन होगी उसके लिए हम नीचे आएंगे, तो ये हो जाएगी हमारी मेन चेन, है ना? ये हो गई हमारी मेन चेन। अब नेक्स्ट सवाल आता है इसकी नंबरिंग का, है ना? तो नंबरिंग कैसे करें? देखो ये जो है ये पहला कार्बन होगा, क्योंकि नंबरिंग में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को नंबर 1 देते हैं, सही बात है? यस तो ये सर। पहला कार्बन, ये दूसरा, इसी तरह से ये हो जाएगा पांचवा कार्बन। नंबरिंग भी हो गई। बस अब इस कंपाउंड का नाम लिख देते हैं। तो इस कंपाउंड का नाम हम कैसे लिखेंगे? देखो सबसे पहले आएगा वर्ड रूट, है ना? वर्ड रूट में क्या है? 5 कार्बन। पेंटा। पेंटा नहीं, हेक्स। सर 5 है ना?
हाँ तो 5 है तो हाँ सॉरी 5 में पेंट आएगा, पेंट। ठीक है, ये तो हो गया अपना वर्ड रूट। अब अपन लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स, मतलब एन है कि इन है, तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड आ रहा है, मतलब इन आएगा प्राइमरी सफिक्स में, है ना। यस सर। तो प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा अपना, इन। और अपन को ये बताना पड़ेगा कि ये इन कौन से कार्बन पे है, कौन से कार्बन पे है, 4th। 4th कार्बन पे, राइट। तो इसलिए अपन यहाँ पे नंबर कितना डाल देंगे सामने, 4। ठीक है, तो ये अपना ये हो गया पेंट 4 इन अपना। इतना नाम खत्म हुआ। अब अपन आते हैं सफिक्स पे, सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स किसका यूज होता है, सीनियर फंक्शनल ग्रुप का, है ना। तो यहाँ पे ईस्टर का जो सफिक्स है वो क्या होता है, O8, है ना। तो सफिक्स अपन क्या लगा देंगे बताओ, O8, 08। है ना। O8 सब अपना सफिक्स आ जाएगा। और कल अपन ने इसका नाम देखा था कि इस तरह के ईस्टर का नाम क्या होता है, एल्काइल एल्केनोइड, जहाँ पे ये जो इथाइल है ये नाम के क्या आता है सबसे आगे, आगे। है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे नाम के सबसे आगे लिख देंगे इथाइल, बिना दिमाग लगाए हम इथाइल को सबसे आगे लिख देंगे। ठीक है, अब इसमें बाकी जो बीच में बाकी का पोर्शन आ जाएगा, है ना। तो अब आप प्राइमरी सफिक्स चेक करो, साइक्लिक तो नहीं है, मेन चेन साइक्लिक नहीं है, तो प्राइमरी सफिक्स तो कुछ नहीं नहीं। होगा, है ना। अब आएगा सेकेंडरी, सॉरी प्राइमरी सफिक्स बोल दिया था मैंने, प्राइमरी प्रीफिक्स कुछ नहीं है। ठीक है, अब आएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स मतलब ब्रांचेस। तो ब्रांचेस इसमें कहाँ कहाँ पर है उसको पहले तो बना लो। जो जो भी मेन चेन नहीं है मतलब वो ब्रांच है ना। तो इसका मतलब इस मेन चेन की ये पूरी एक ब्रांच होगी, सही है। यस सर। तो अब ये ब्रांच भी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, तो हम इस ब्रांच की इस ब्रांच का हम नाम और नंबर पहले लिख लेंगे और उसके बाद हम उसको मेन नाम में जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये जो ब्रांच है इसकी मेन चेन तो यही होगी, यस सर। और कौन से कार्बन को हम नंबर 1 देंगे, उस कार्बन को जो मेन चेन से डायरेक्टली जुड़ा मेन चेन से जोड़ा है। है ना। तो बस अब इसका नंबर आ जाएगा क्या, 1 1 2 3। 2 और ये 3। ठीक है, तो अब ब्रांच का नाम हम लिख लेते हैं। हमारे ब्रांच का नाम क्या आएगा, 3 पर हाइड्रोक्सी प्रोपाइल, सही है। यस सर। ब्रांच का नाम क्या आएगा, 3 पे हाइड्रोक्सी प्रोपाइल। इसमें कोई समस्या तो नहीं है किसी को। नहीं इस सर। ब्रांच का नाम आएगा, 3rd पोजीशन पे लगा है हाइड्रोक्सी और प्रोपाइल, है ना। अब ये जो ब्रांच है ना, ये जो ब्रांच है हम इसको यहाँ पे लिख देंगे। तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, 3rd पोजीशन पे लगा है हाइड्रोक्सी प्रोपाइल। ये तो ब्रांच का नाम हो गया। अब क्योंकि ये ब्रांच कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ब्रांच के अंदर नंबर आ रहा है, तो हम इसको लिखेंगे किसमें, ब्रैकेट में, है ना। और जब आप इसमें ब्रैकेट में लिखोगे, अब ये ब्रांच मेन चेन के कौन से कार्बन से जुड़ी हुई है बताओ, 3rd। 3rd। तो इसलिए हम लिखेंगे 3 बाहर, ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, सारी ब्रांचेस हो गई, है ना। ये इथाइल को हमने यहाँ पे लिख दिया सबसे पहले, इस ब्रांच को हमने यहाँ पे लिख दिया पेंट 4इन O8। तो ये हो गया इथाइल 3 3 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल पेंट 4इन O8, है ना। ये इसका नाम हो जाएगा। कोई डाउट तो नहीं है इसमें। नो सर। शाबाश। तो ये इसका नाम है ना, जैसा कि हमने अभी समझा। तो इस तरह से आपको अगर टेबल याद है ना, 2 चीजें बस याद रखनी होती है इस चैप्टर में। एक तो टेबल आपको याद होना चाहिए सीनियोरिटी ऑर्डर की, किसके लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज करना है, कौन सा सफिक्स यूज करना है वो। और दूसरा आपको समराइज चेन सिलेक्शन रूल और चेन नंबरिंग रूल, ये याद होना चाहिए, है ना। इतनी चीजें आपको याद है तो आपसे क्वेश्चन इसके हो जाएंगे, राइट। फिर देखो, फिर अब बात आती है एरोमेटिक कंपाउंड्स की, है ना। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स मतलब वो कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग हो, उसको हम एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। तो ये देखो, ये यहाँ पर एराइल ग्रुप्स बताए हुए हैं कि जैसे ये फिनाइल है ना। बेंजीन जब मेन चेन का पार्ट नहीं होगी तो उसका नाम क्या होता है, फिनाइल, राइट। और बेंजीन जब मेन चेन होती है तो उसको बेंजीन ही बोलते हैं। ठीक है, फिर देखो
ये तो फिनाइल है ना। ये देखो यहाँ पे ये जो बॉन्ड ओपन है ना, ये बॉन्ड ओपन है, इसका क्या मतलब है कि ये एक ब्रांच है, ये ब्रांच किसी मेन चेन पे जाके जुड़ेगी, तभी इसका ये बॉन्ड ऊपर से ओपन है। ये बात समझ में आ रही है ना? बताओ। तो यस सर। जब भी कोई कंपाउंड ब्रांच की तरह काम करता है तो हम उसके नाम के पीछे वायल जोड़ते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे वायल जोड़ा हुआ है ना। तो ये तो चलो फिनाइल हो गया। अब फिनाइल पे बीच में हम अगर एक कार्बन और ऐड कर दें तो हम उसको बोल देते हैं बेंजाइल। ठीक है, उस ब्रांच का नाम बेंजाइल हो जाता है। जैसे बेंजाइल अल्कोहल आपने सुना होगा, है ना। बेंजीन पर जब एक कार्बन पर OH होता है तो उसको क्या बोलते हैं? बेंजाइल अल्कोहल। सुना है? बोलो भाई। यस सर। यस सर। ठीक है, फिर अगला देखो, बेंजल। जब दो बॉन्ड ओपन हो जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं? बेंजल। जैसे आप लोगों ने बेंजल्डिहाइड सुना होगा, बेंजल्डिहाइड सुना है? यस सर। बेंजल्डिहाइड मतलब क्या होता है कि कार्बन से डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ होता है और H। ठीक है, तो ये देखो कार्बन से H तो जुड़ा हुआ है, ये जो दो बॉन्ड ओपन है ये किससे जुड़ जाएंगे? ऑक्सीजन से। तो ये जो दो बॉन्ड है ये मिलके क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड O। उस कंपाउंड को हम बेंजल्डिहाइड बोल देते हैं। सही है। यस सर। फिर देखो एक ये इस जहां पर जब कार्बन के तीन बॉन्ड ओपन हो गए तो उसको हम बोल देते हैं बेंजो, है ना। जैसे बेंजोफिनॉन, बेंजोफिनॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है देखो मैं बना के बताता हूँ। बेंजोफिनोन, है ना। तो स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जब जब कार्बन के तीन बॉन्ड ओपन हो जाएंगे तो हम इसको बोलेंगे बेंजो। तो देखो बेंजोफिनोन में क्या होता है? बेंजोफिनोन में ये जो दो बॉन्ड है ये जुड़ जाते हैं किससे? ऑक्सीजन से, है ना। ये वाला बॉन्ड इस तरह से ऑक्सीजन से जुड़ जाता है, ठीक है। और जो ये वाला बॉन्ड बचा ये फिर जुड़ जाता है दूसरी बेंजीन रिंग से, तो यहां से हम दूसरी बेंजीन रिंग बना सकते हैं। तो इस कंपाउंड को बोलते हैं बेंजोफिनोन। ठीक है, समझ में आया? बताओ। यस सर। ठीक है, तो जब जब भी बेंजीन के कार्बन के तीन बॉन्ड ओपन हो जाएंगे तो हम उस कंपाउंड को हम बेंजो बोला करेंगे। फिर देखो यहाँ पे टोलाइल ग्रुप के बारे में बताया गया है। टोलुइन किसे बोलते हैं? बेंजीन के ऊपर जब CH3 हो तो उसको टोलुइन बोलते हैं, याद है? बेंजीन के यस सर। ऊपर जब CH3 हो तो उसको टोलुइन बोलते हैं। और यही ब्रांच, यही कंपाउंड जब किसी पर ब्रांच बनेगा, है ना, जब मतलब जब इसका एक बॉन्ड कोई ओपन हो जाएगा तो उसको अपन टोलाइल बोल देते हैं, टोलाइल, है ना। टोलुइन से डिराइव होने वाला ब्रांच टोलाइल। अब वो कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन का नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे मान लो ये CH3 के कार्बन को हम हमेशा नंबर 1 देंगे, तो जैसे अगर वो सेकेंड कार्बन से जुड़ा है तो 2 टोलाइल, थर्ड से जुड़ा है तो 3 टोलाइल, है ना, इस तरह से। ये समझ में आया टोलाइल? फिर अगला होता है देखो नेफ्थलीन। तो नेफ्थलीन इसको बोलते हैं जो जब दो बेंजीन रिंग अगल बगल में चिपकी हो एक दूसरे से तो उसको नेफ्थलीन बोला जाता है। और जब एक बॉन्ड ओपन हो जाएगा नेफ्थलीन का तो उसको क्या बोल देंगे? नेफ्थाइल। ठीक है। और ये फिर ये जो एसिटिक ग्रुप होता है ना, वो CH3C डबल बॉन्ड O को बोलते हैं। CH3C डबल बॉन्ड O को एसिटिक ग्रुप बोलते हैं। जैसे ये CH3C डबल बॉन्ड O, ये ग्रुप जब भी आए तब नाम जो है वो जनरली कौन सा नाम यूज होता है? एसिड, है ना। जैसे आप लोगों ने सुना होगा एसिटिक एसिड, तो CH3CO, यहाँ पर जब OH आएगा तो ये क्या बन जाएगा? एसिटिक एसिड। सही है। तो जब भी ये एसिड वर्ड यूज होता है ये जनरली इस पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया? यस सर। तो ये कुछ बातें हैं जो हमको एरोमेटिक कंपाउंड्स का नाम लिखते टाइम ध्यान रखना होता है, ठीक है। और
और एक सेकेंड रुको। फिर जो अगला कंपाउंड है वो मतलब यहाँ पे अब देखो, ये जो कंपाउंड्स है ना, ये आपको याद रखना है ना। मतलब सारे याद नहीं रखना है क्योंकि सारे तो हो भी नहीं पाएंगे यार। तो देखो इसमें कुछ कुछ कंपाउंड्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो आगे के ऑर्गेनिक के चैप्टर्स में आएंगे, काफी सारे आपने सुने भी होंगे। ठीक है, तो उनके मेनली हमें कॉमन नेम याद रखना है ना, क्योंकि कई कंपाउंड के जैसे ये टोलुइन है, टोलुइन की अभी हमने बात की थी, है ना। जाइलिन, ठीक है, जाइलिन मतलब 2 CH3 अगल बगल में लगे हो। स्टाइरीन, है ना। तो ये मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हुए हैं, ये जो कंपाउंड है ये इंपॉर्टेंट है, जो आगे के चैप्टर्स में भी आएंगे, तो इनके कॉमन नेम हमको ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो खैर याद रखने वाली बात है, ये टेबल आपके शीट में दी हुई है, आप उसमें से देख सकते हो, है ना। काफी काफी सारे कंपाउंड्स तो ऐसा है कि जब हम ऑर्गेनिक पढ़ते रहेंगे ना, तो हमको धीरे धीरे याद होते रहेंगे विद टाइम। ठीक है, तो अभी एकदम आपको याद करने की तो ऐसा नहीं है कि मतलब आज बैठ के सारे कंपाउंड्स याद करने हैं, ऐसा नहीं है, ये धीरे धीरे आपको खुद ही याद होते रहेंगे जो इंपॉर्टेंट है इनमें से, है ना। तो अगर मतलब इस टेबल को फिलहाल नहीं भी पढ़ोगे तो भी चल जाएगा काम, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। बाकी ये देखो, ये 3 नाम होते हैं जो अगेन जिनका काफी ज्यादा यूज होता है, मिथाइलिन, इथाइलिन और इथाइलिडीन, है ना। तो देखो इनको देख लेते हैं हम, इसका क्या मतलब है। मिथाइलिन कंपाउंड्स किनको बोलते हैं? जिसमें CH2 ग्रुप हो, है ना, और कार्बन ने अभी 2 ही हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया, मतलब इसके 2 बॉन्ड ओपन है। ठीक है, ऐसे कंपाउंड्स को अपन मिथाइलिन बोलते हैं ना। मिथ मतलब एक कार्बन और उसके 2 बॉन्ड ओपन है, इसलिए मिथाइलिन। ठीक है, तो इस कंपाउंड को हम बोलेंगे मिथाइलिन। एक सेकेंड। फिर जो अगला कंपाउंड है हम उसको क्या बोलते हैं? इथाइलिडीन। इथाइलिडीन देखो किसे बोलते हैं, इथ मतलब 2 कार्बन, है ना, और ये वाला ये वाला कार्बन तो पूरा बॉन्डेड है, CH3, मतलब इस कार्बन ने तो सारे बॉन्ड बनाए, इस कार्बन के 2 बॉन्ड ओपन है। ठीक है, और एक बॉन्ड किससे होगा? हाइड्रोजन से। इस कंपाउंड को भी क्या बोलते हैं हम? इथाइलिडीन। इथाइलिन नहीं बोलते, इसको ध्यान रखना, इसको हम बोलते हैं इथाइलिडीन। ठीक है, और ये तो चलो इथाइलिडीन हो गया। फिर अगला आता है इथाइलिन, है ना। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होते हैं ये नाम। इथाइलिन, तो इथाइलिन में क्या होता है? इथाइलिन में भी 2 बॉन्ड होते हैं, ओपन होते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग कार्बन से ओपन होते हैं। CH2 CH2। ठीक है, तो इस कंपाउंड का नाम क्या आएगा? इथाइलिन। सही है ना? इथाइलिन, मिथाइलिन, इथाइलिडीन। ठीक है, तो ये देखो इसको ऐसे याद रखना, मिथ, मिथ मतलब एक कार्बन, और जब भी ये ईन लगाओ मतलब उसका 2 बॉन्ड ओपन रहेगा। इथाइलिन मतलब फिर से इथ मतलब 2 कार्बन और दोनों का 2 बॉन्ड ओपन रहेंगे। ठीक है, अब इथाइलिडीन मतलब डी मतलब जो 2 बॉन्ड है वो दोनों एक ही कार्बन से ओपन रहेंगे, है ना, और इथ मतलब उसमें 2 कार्बन होंगे। फर्क दिख रहा है तीनों में? बताओ ये चीज समझ में आई? यस सर। तो ठीक है, ये वाले ग्रुप कहीं कहीं पे जुड़े होते हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं एग्जांपल बता देता हूँ आपको, जैसे मान लो कि ये मान लो ये अपना साइक्लोप्रोपेन है और इसमें ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH2। तो जैसे अगर अपनी ये मेन चेन होगी ना, जैसे मान लो कि ये अपनी मेन चेन है, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो ये ब्रांच हो जाएगी फिर, तो इस ब्रांच का नाम क्या होगा? तो एक कार्बन के 2 बॉन्ड ओपन थे, वो दोनों बॉन्ड
इस कार्बन से जुड़े हुए हैं, मतलब ये जो CH2 ग्रुप है इसके 2 बॉन्ड ओपन थे पहले, है ना, तो ये जो CH2 ग्रुप है जिसके 2 बॉन्ड ओपन होते हैं इसको क्या बोलते हैं? मिथाइलिन, राइट। तो ये वाला जो कंपाउंड है ना, जो ये वाला कंपाउंड है इसका नाम क्या होगा? मिथाइलिन, है ना, इस तरह से इनका नाम हम लिखते हैं, मिथाइलिन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा कंपाउंड का? मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन, मिथाइलिन साइक्लोहेक्सेन। समझ में आया क्या? यस सर। इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना किसी को? नो सर। शाबाश। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी IUPAC से रिलेटेड, है ना। अभी अपन ने नाम लिखने वाला पोर्शन देखा है, बाकी इन डिटेल आपको लेक्चर में दिखेगा। और अब हम आते हैं आइसोमेरिज्म वाले पोर्शन पे। बाकी आप लोगों ने पैरेलल में वो देखना चालू किए वीडियोस जो IUPAC के हैं? यस सर। एक बार म्यूट कर लेना यार, बैकग्राउंड नॉइज आ रही है। हाँ ठीक है। तो देखो आइसोमेरिज्म है ना, तो आइसोमेरिज्म दो टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग कौन सा आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो अब आइसोमर का मतलब क्या होता है? पहले तो हम आइसोमर वर्ड का मतलब समझते हैं। आइसोमर का वर्ड का मतलब ये होता है कि दो मॉलिक्यूल्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है। ठीक है, यह स्ट्रक्चर वर्ड मत यूज करो। दो कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन कुछ डिफरेंस है इन दोनों में, फिर भी बात समझ रहे हो? तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ये डेफिनेशन याद है क्या? बोलो भाई, आइसोमर्स, आइसोमर की हाँ डेफिनेशन सर। समझ में आई? हाँ सर। ठीक है, अब देखो ये बात ध्यान रखना हमेशा, आइसोमर के सामने जो वर्ड लिखा रहता है ना, वही चीज अलग होती है दोनों कंपाउंड्स में, है ना। मतलब दो कंपाउंड अगर आइसोमर हैं तो उनमें डिफरेंट क्या है? वो चीज डिफरेंट होती है, वो क्वालिटी डिफरेंट होती है जो सामने लिखी रहती है। जैसे इसके सामने लिखा है स्ट्रक्चरल आइसोमर, मतलब जब दो कंपाउंड का स्ट्रक्चर अलग अलग होगा तो हम उसको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बोलेंगे। अब स्ट्रक्चर अलग अलग होने का मतलब क्या होता है? देखो, द फिनोमिनन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ टू और मोर कंपाउंड्स, ये तो चलो इन्होंने आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन बताई है। हम अभी देख रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। जब भी दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला या उनका स्ट्रक्चर अलग अलग है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। अब स्ट्रक्चर अलग होने का मतलब क्या होता है? कि उनकी कनेक्टिविटी एटम की अलग अलग है ना। देखो मैं इसको ऐसे समझा देता हूँ। ध्यान से देखना, एक सिंपल एग्जांपल है बहुत, इसको हमेशा ध्यान रखना तो आपको आइसोमेरिज्म में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ये एक पेड़ है ना, और ये दूसरा पेड़ है, एकदम सेम, है ना। हर चीज इसकी इसकी भी एकदम सेम, जैसा लेफ्ट वाला है वैसे ही है। और ये मान लो कोई तीसरा पेड़ है, फिर से ये भी सेम, जो ट्रंक है उसकी मोटाई वगैरह सेम है ना। अब देखो डिफरेंस इनमें कहाँ कहाँ पर यहाँ से एक ब्रांच निकल रही है ना। सिमिलरली एक ब्रांच यहाँ से भी निकल रही है, सिमिलरली एक ब्रांच यहाँ से भी निकल रही है। ठीक है, दूसरी ब्रांच यहाँ ऊपर है ना। और इसकी जो दूसरी ब्रांच है वो कहाँ पर है? इसकी जो दूसरी ब्रांच है वो यहाँ पर है, और इसकी जो दूसरी ब्रांच है वो यहाँ पर है। ठीक है, बेसिकली हम सेम टाइप के ट्रीज में दो पॉइंट्स की बात कर रही है, पहला पॉइंट ये दूसरा पॉइंट। तो इसमें भी ये पहला पॉइंट ये दूसरा पॉइंट, और इसमें भी ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। तो ध्यान से देखना, जो दूसरा पॉइंट है वो सेम हाइट पर है, तीनों ही पेड़ में नीचे से सेम हाइट पर है। और जो पहला पॉइंट है वो भी तीनों ही ट्रीज में नीचे से सेम हाइट पर है। ठीक है, तो देखो
इन तीनों ट्रीज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, क्योंकि इसमें सेम ट्रंक है, तीनों में एक एक ट्रंक है, तीनों में दो दो ब्रांचेज है ना। ये होता है ट्रंक जो बीच वाला हिस्सा, और ये होती है ब्रांचेस। तो तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बताता है कि उसमें कितनी ट्रंक होगी T1 और कितनी ब्रांचेस होगी B2। तो तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है ना, T1 B2 T1 B2। देख के बताओ। यस सर। तो तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन अब ये बात है कि फिर भी आपको ये तो समझ में आ रहा है ना देख के कि तीनों तीनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस यस सर। है ना। तो तीनों इसका मतलब क्या है, आइसोमर्स। अब किस टाइप के आइसोमर्स हैं, तो हम आइसोमर्स को पहले सबसे पहले हम दो क्लास में डिवाइड करते हैं। पहला है स्ट्रक्चरल और दूसरा है स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमर में क्या होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमर में जो लिंकिंग पॉइंट है वो चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ पर जो दो ब्रांच है वो पहले और दूसरे पॉइंट से जुड़ी हुई है, और यहाँ पर जो दो ब्रांच है वो दोनों दूसरी पॉइंट से जुड़ी हुई है ना। तो यहाँ पे लिंकिंग पॉइंट चेंज हो रहा है इस ब्रांच का। देखो ये जो ब्रांच है यहाँ पर ये फर्स्ट पॉइंट से जुड़ी हुई है, और ये ब्रांच यहाँ पर आके सेकेंड पॉइंट से जुड़ गई। तो इस ब्रांच का जहां से ट्रंक से लिंक हो रहा है वो जो लिंकिंग पॉइंट है वो चेंज हो रहा है ना, इस स्ट्रक्चर में और स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है। बताओ बताओ भाई यस जल्दी। सर। लिंकिंग पॉइंट चेंज हो गया ना, मतलब ये दोनों क्या है एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है ना। इन दोनों में क्या संबंध हम बताएंगे, क्या रिलेशन बताएंगे, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है ना। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, देखो ये दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की खास बात क्या होती है कि उसमें लिंकिंग पॉइंट चेंज हो जाता है। इन दोनों में क्या संबंध है आपस में, इन दोनों का लिंकिंग पॉइंट चेक चेक करो। ये वाली जो ब्रांच है वो फर्स्ट पॉइंट से लिंक्ड है, ये वाली जो ब्रांच है वो फर्स्ट पॉइंट से लिंक्ड है। लिंकिंग पॉइंट चेंज नहीं हुआ पहला। दूसरा लिंकिंग पॉइंट हम देखते हैं, नीचे वाली ब्रांच सेकेंड पॉइंट से लिंक्ड है, नीचे वाली ब्रांच सेकेंड पॉइंट से लिंक्ड है, लिंकिंग पॉइंट चेंज नहीं हुआ। क्या ये दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होंगे, बताओ। नहीं होंगे सर। नहीं होंगे है ना। ये दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं होंगे क्योंकि लिंकिंग पॉइंट चेंज नहीं हुआ। ये दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। स्टीरियो आइसोमर्स हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पे ध्यान दे रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि इन दोनों में क्या संबंध है, इन दोनों में क्या संबंध है कि ये दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स तो नहीं है ना। दे आर नॉट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है। क्या ये सेम रिलेशन यहां पर भी वैलिड है इन दोनों में, क्या ये दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं कि नहीं है, जल्दी बताओ। नहीं है सर। नहीं है ना, नॉट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो ये जब एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। स्टीरियो आइसोमेरिज्म जब हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में तब मैं ये चीज आपको डिटेल में समझा दूंगा। अभी हमें बस स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पे फोकस करना है। तो हम कंक्लूजन क्या है कि लिंकिंग पॉइंट चेंज होना चाहिए, है ना। लिंकिंग पॉइंट चेंज होना चाहिए तभी हम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बता पाएंगे। ठीक है। अब देखो जैसे अब हम केमिस्ट्री वाला एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे ये जो कंपाउंड है, जैसे सी सी सी, एक मिनट, सी सी है ना, ये एक कंपाउंड है, और ये दूसरा कंपाउंड है सी 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 सी, है ना। दोनों में 5-5 कार्बन है। ठीक है। अब देखो मैंने एक मिथाइल यहाँ पे जोड़ दिया और इसमें मैंने एक मिथाइल यहाँ पे जोड़ दिया। सबसे मेरे क्वेश्चन ध्यान से सुनना, क्या ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, यस आया ना। सर। आइसोमर्स हैं क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना। क्या ये एक दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं, हाँ सर। यस सर। क्यों। लिंकिंग चेंज लिंकिंग हो गई पॉइंट है। हाँ अलग है। क्योंकि लिंकिंग चेंज हो गई है ना। यहाँ पर ये तीसरे कार्बन, ये जो मिथाइल है तीसरे कार्बन से जुड़ा है, यहाँ पर ये मिथाइल दूसरे कार्बन से जुड़ा है। इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं।
ठीक है, एक और एग्जांपल मैं देता हूं। ए बी सी डी, है ना, और इसी के बगल में एक और स्ट्रक्चर हम बनाएंगे, ए बी, बताओ जल्दी, क्या ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं? ये दोनों, ये डी लिखा हुआ है यहाँ पे ना, डी। यस सर, आइसोमर्स है। क्या ये दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं? नहीं सर। नहीं है, क्यों? सर लिंकिंग तो वहीं से हो रही है, हम्म, सेम कार्बन से। बिल्कुल सही बात है, सेम कार्बन से है ना। तो ए और बी दोनों इस कार्बन से जुड़े हैं, लेफ्ट वाले कार्बन से। ए और बी दोनों लेफ्ट का वाले कार्बन से जुड़े हैं। सी और डी दोनों राइट वाले कार्बन से जुड़े हैं। सी और डी दोनों राइट वाले कार्बन से जुड़े हैं। इसका मतलब लिंकिंग पॉइंट चेंज नहीं हुआ, ये दोनों दे आर नॉट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हमेशा इस बेसिक डेफिनेशन से हम पहचान लेते हैं। सबको समझ में आ गया? स्ट्रक्चरल आइसोमर पहचान लोगे ना आराम से अब? यस सर। ठीक है, तो यही मेन बात आप लोग ध्यान में रखना कि एटम्स की कनेक्टिविटी चेंज हो जाती है, मतलब लिंकिंग पॉइंट चेंज हो जाता है ना। ये अगर आपको ये 2-3 शब्द याद है तो मतलब आपको स्ट्रक्चरल आइसोमर पहचानने में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल दिए, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड बीच में आ रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड साइड में आ रहा है, डबल बॉन्ड का लिंकिंग पॉइंट चेंज हो गया, दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर है। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो सर। अब यहाँ पर जैसे आप इन दोनों कंपाउंड को देखोगे तो यहाँ पर इनका स्ट्रक्चरल, ये दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब आप मेन चेन लोगे तो 4 कार्बन की मेन चेन आएगी, है ना। तो मिथाइल मिथाइल जो है वो दूसरे कार्बन पे आएगा। 4 कार्बन की मेन चेन आएगी, मिथाइल जो है वो दूसरे कार्बन पे आएगा, मतलब मिथाइल दूसरे कार्बन पे ही आ रहा है, लिंकिंग पॉइंट चेंज नहीं हो रहा। सही कह रहा हूँ? यस सर। ठीक है, अब देखो एक और तरीका होता है, ये तो चलो देख के, ये तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स देख के पहचानने का हो गया कि आप सामने स्ट्रक्चर देख रहे हो और उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर रहे हो कि स्ट्रक्चरल आइसोमर है कि नहीं। एक और दूसरा तरीका होता है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर के आईयूपीएसी नेम हमेशा डिफरेंट होते हैं, है ना, कभी भी सेम नहीं होंगे आईयूपीएसी नेम। तो जैसे अगर किसी कोई कंफ्यूजन हो रहा है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर वो है कि नहीं, तो आपने आईयूपीएसी रूल्स पढ़े हैं, आप आईयूपीएसी नेम लिख लो दोनों कंपाउंड्स का। अगर वो दोनों नाम एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे आ रहा था, तो इसका मतलब वो दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। फिर यहाँ पे एक और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जितने भी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं उन सबका डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन सेम होगा। लॉजिकली सोच के बताओ, होना चाहिए कि नहीं? यस सर, होना चाहिए। है ना, देखो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इसलिए सेम होगा क्योंकि ध्यान से देखना, अगर दो कंपाउंड्स एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं तो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा। सही कह रहा हूँ? सर, यस सर। और अगर उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा है तो उनका डीयू भी तो सेम आएगा, क्योंकि डीयू में आप एटम का नंबर ही तो रखते हो, याद है? हाँ सर। ठीक है, तो इसीलिए, खैर ये जो डीयू वाला पॉइंट है इसका अभी यूज नहीं होगा, इसका आगे के चैप्टर्स में यूज होगा, तो तब मैं बता दूंगा। तो देखो अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स किन किन टाइप के होते हैं, तो 4 टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं, है ना। सबसे पहले आता है फंक्शनल आइसोमर, फिर आता है मेटामर, फिर आता है चेन आइसोमर, फिर आता है पोजीशन आइसोमर, है ना। हमको इसको इसी फॉर्मेट में याद रखना है, ठीक है। इसका मैं रीजन अभी बताऊंगा, हमको इसी फॉर्मेट में याद रखना है। सबसे पहले आते हैं फंक्शनल आइसोमर्स, फिर आते हैं मेटामर्स, फिर आते हैं चेन आइसोमर्स, फिर आते हैं पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, तो आप इसको हमको इसी ऑर्डर में याद रखना है। ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जैसे ही आपको ये समझ में आ गया कि दो कंपाउंड एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर है, तो आप स्ट्रक्चरल आइसोमर के 4 टाइप होते हैं, तो वो कौन से टाइप का स्ट्रक्चरल आइसोमर है वो आपको इस ऑर्डर में चेक करना है ना। सबसे पहले आप फंक्शनल आइसोमेरिज्म चेक करोगे,
अगर दो कंपाउंड एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमेरिज्म हैं, ये प्रूफ हो गया, तो फिर आगे का आइसोमेरिज्म चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर वो फंक्शनल आइसोमर्स नहीं है तो फिर मेटामेरिज्म चेक करो, मेटामर भी नहीं है तो चेन आइसोमेरिज्म चेक करो, चेन भी नहीं है तो लास्ट में हम फिर पोजीशन आइसोमेरिज्म चेक करते हैं। तो ये ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कौन से टाइप का है वो हम इस ऑर्डर से ही चेक करते हैं। ठीक है, तो इसको हमको याद कैसे रखना है, फादर मदर चिल्ड्रन। ठीक है, तो फादर मदर चिल्ड्रन ये पहले के 3 अल्फाबेट तो हमें याद रहेंगे, है ना। फिर जो बच रहा है पी वो तो सबसे लास्ट में जाएगा, याद रहेगा सबको। एक बार में फादर मदर चिल्ड्रन है ना, फंक्शनल मेटामर चेन आइसोमर, लास्ट में जाएगा पोजीशन आइसोमर। ठीक है फ्रेंड्स। यस सर। तो देखो अब हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म, है ना। तो जैसा मैंने अभी आपको क्या बताया था कि आइसोमर के सामने जो वर्ड लिखा रहता है ना, वही चीज अलग होती है। तो आइसोमर के सामने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फंक्शनल, इसका मतलब दो कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप अलग होगा। सही कह रहा हूं क्या? हाँ सर। तो देखो अब यहाँ पे देख लो, इसके एग्जाम्पल देख लो। जैसे ये है, ये दोनों कंपाउंड्स, सबसे पहले तो चेक करो क्या ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का चेक करो, C2H6O, है ना। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर तो हैं। अब क्या ये दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर है? देख के बताओ स्ट्रक्चरल आइसोमर है क्या? बताओ। यस सर। है ना, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर ये है क्योंकि लिंकिंग पॉइंट चेंज हो रहा है। ऑक्सीजन यहाँ पर दोनों कार्बन से कनेक्टेड है, यहाँ पर ऑक्सीजन एक कार्बन और एक हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, मतलब ऑक्सीजन का लिंकिंग पॉइंट चेंज हो रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है। अगला सवाल उठता है कौन से टाइप के स्ट्रक्चरल आइसोमर है। तो सबसे पहले हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म चेक करेंगे ऑर्डर के हिसाब से। तो हम फंक्शनल ग्रुप चेक करेंगे। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, ईथर, और यहाँ पर क्या है, एल्कोहल। तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, मतलब ये दोनों क्या है, एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, सेम एग्जांपल ये है, यहाँ पर ये एल्डिहाइड है, C डबल बॉन्ड O H, और यहाँ पर है ये कीटोन C डबल बॉन्ड O। तो ये अगेन एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं, है ना। उसके बाद देखो, ये तो चलो ये तो नॉर्मल चीज है। अब इसमें एक स्पेशल चीज आती है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो रिंग चेन आइसोमेरिज्म को भी फंक्शनल आइसोमेरिज्म के अंदर ही पढ़ा जाता है। मतलब अगर कहीं पर रिंग चेन आइसोमेरिज्म हमको देखने के लिए मिल रहा है तो उसको भी हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म के तौर पर ही कंसिडर करेंगे। ये स्पेशल चीज है, मतलब ये अपन को थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, अब रिंग चेन आइसोमेरिज्म का क्या मतलब होता है? तो जैसा मैंने आपको बताया था, आइसोमर के सामने जो वर्ड है वही चीज डिफरेंट होना चाहिए। तो इसमें वर्ड वर्ड क्या लिखा हुआ है, रिंग चेन। इसका क्या मतलब है कि एक कंपाउंड में चेन होगी और दूसरे कंपाउंड में रिंग होगी। सही कह रहा हूं? तो ये देखो, जैसे ये कंपाउंड है और ये कंपाउंड है। जब आप साइक्लोब्यूटेन, है ना, जब आप इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखोगे तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों आइसोमर है। अब क्या ये दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर है ना। तो बिल्कुल आपको स्ट्रक्चर डिफरेंट दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये कार्बन एक ही कार्बन से जुड़ा है और यहाँ पर हर कार्बन दो कार्बन से जुड़े हुए हैं। तो लिंकिंग पॉइंट तो अलग अलग है। तो ये दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर है। तो अब फंक्शनल आइसोमर में हम चेक करेंगे कि क्या ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म है। तो देखो, इस कंपाउंड के पास चेन है और इस कंपाउंड के पास रिंग है। ठीक है, तो ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म है। इसका मतलब ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। क्या ये बात क्लियर हुई? यस सर। ठीक है, अब इसमें देखो एक बात ये इंपॉर्टेंट है कि रिंग चेन आइसोमेरिज्म में मतलब क्लियर कट होना चाहिए, चीजें मिक्स नहीं होना चाहिए। मतलब रिंग और चेन मिक्स नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा होना चाहिए कि जो जिन दो स्ट्रक्चर्स को हम कंपेयर कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर में सिर्फ रिंग हो, उसमें कोई चेन ना हो, है ना, उसका मतलब उसमें कोई डबल बॉन्ड ना हो। और फिर दूसरा जिसमें रिंग ना हो, सिर्फ क्या बोलते हैं, एक में सिर्फ रिंग हो और एक में सिर्फ चेन हो, दोनों में मिक्सिंग नहीं होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है?
है ना। एक आइसोमर Yes, के sir. पास सिर्फ रिंग होना चाहिए और दूसरे आइसोमर के पास सिर्फ चेन होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक के पास भी रिंग और चेन दोनों है, दूसरे के पास भी रिंग और चेन दोनों है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है रिंग चेन आइसोमेरिज्म, है ना। बाकी देखो फंक्शनल आइसोमर्स में और कुछ कुछ एक्सेप्शन है जो हमको चेक करना पड़ता है, जो हमको रट के रखना पड़ेगा, कि जैसे ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन जो है उनको फंक्शनल आइसोमर समझा जाता है एक दूसरे का। ठीक है, डिग्री कैसे देखते हैं अमीन्स की, ये आता है क्या सबको? नाइट्रोजन कितने कार्बन से कनेक्टेड है वो उसकी डिग्री होती है ना। तो अगर अगर नाइट्रोजन डायरेक्टली एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, ठीक है, इसका मतलब ऐसे अमीन को हम क्या बोलेंगे? 1 डिग्री अमीन, राइट। अगर नाइट्रोजन डायरेक्टली 2 कार्बन से कनेक्टेड है, आगे और भी कार्बन हो सकते हैं, 2 कार्बन से ये वाला नाइट्रोजन 2 कार्बन से डायरेक्टली कनेक्टेड है और एक तरफ ये हाइड्रोजन से कनेक्टेड है, इस तरह के नाइट्रोजन को हम क्या बोलते हैं बताओ? 2 डिग्री बोल्ट। 2 डिग्री, है ना। तो ये भी जो अलग अलग अमीन्स होते हैं अलग अलग डिग्री वाले, उनको भी एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर्स समझा जाता है, ये हमको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर ये सेम चीज जो अमीन के लिए है सेम चीज अमाइड के लिए है ना। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमाइड, इनको एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर्स समझा जाता है। ठीक है, फिर ये वाला एक केस, एल्कोहल अटैच टू sp2 कार्बन इज केमिकली डिफरेंट फ्रॉम एल्कोहल अटैच टू sp3 कार्बन। एल्कोहल जो sp2 कार्बन से जुड़ा है, जैसे इस स्ट्रक्चर में, है ना, ये वाला जो OH है ये sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, बेंजीन से जुड़ा हुआ है। तो ये ऐसी सिचुएशन, और OH जो sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, इन दोनों को भी एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर्स समझा जाता है। ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जो जो नोट में आ रहे हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। फिर फॉलोइंग कंपाउंड्स डोंट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर देयरफॉर नॉट कंसीडर्ड एज अ स्ट्रक्चरल आइसोमर, है ना, इनको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कंसीडर नहीं किया जाता। ये तो खैर फोर्थ पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको मेनली ये थर्ड पॉइंट ध्यान में रखना रहेगा। बाकी उसके अलावा जो नॉर्मल है फंक्शनल आइसोमेरिज्म वो तो हम चेक कर ही लेंगे, राइट, कर लेंगे ना। यस सर। ठीक है, तो अब देखो ये हो गया अपना फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अगला फिर होता है मेटामेरिज्म, है ना। तो मेटामेरिज्म में क्या होता है? मेटामेरिज्म में फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप के जो अगल बगल वाली सिचुएशन है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे ये वाला एग्जांपल, इस एग्जांपल को मैं देखो ध्यान से सुनना, मैं समझाता हूँ। सबसे पहले मेरे को ये चेक करके बताओ कि क्या ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के आइसोमर है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इनका चेक करो और बताओ। क्या समझ में आया? क्या ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं? यस सर। है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सर सेम आएगा। हाइड्रोजन में डिफरेंस आ रहा है ना? नहीं आ रहा, 3 3 और 2 5, 2 7 और 2 9, 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10। एक मिनट रुको, ये क्या किया इन्होंने? अरे ये मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे ये H3 आएगा, हाँ सर ठीक है ना, CH3 आएगा यहाँ पे, लास्ट वाला कार्बन है। तो लास्ट वाला कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाएगा, एक बॉन्ड तो यहाँ बना हुआ है लेफ्ट साइड में, बाकी 3 बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन से। मिसप्रिंट हो गया थोड़ा यहाँ पे। तो ये दोनों आइसोमर तो है। तो अगला सवाल ये उठता है कि क्या ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है? चेक करके बताओ क्या ये दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर हाँ सर अब है ना। ये वाला ऑक्सीजन बीच में है और ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पे बीच में नहीं है, मतलब ऑक्सीजन का लिंकिंग पॉइंट चेंज हुआ है। ये दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर है। अगला सवाल, कौन से टाइप का स्ट्रक्चरल आइसोमर? तो ऑर्डर चेक करेंगे, सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप चेक करेंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म चेक करके बताओ क्या ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है। नहीं सर। नहीं है, क्यों?
सर वो दोनों साथ में आ रहे हैं ना, वो क्योंकि दोनों दोनों कार्बन में के बीच। सेम फंक्शनल ग्रुप है ना, यहाँ पर भी ईथर है और यहाँ पर भी हाँ, ईथर है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, ठीक है। तो अब देखो मेटामेरिज्म चेक करेंगे, तो मेटामेरिज्म में क्या होता है कि जो अपना फंक्शनल ग्रुप वाला जो एटम होता है ना, उसके अगल बगल की सिचुएशन चेंज होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसके अगल बगल में दो दो कार्बन है और यहाँ पर दूसरे स्ट्रक्चर में एक और तीन, तो सिचुएशन चेंज हो गई ना। एक तरफ जहां दो दो थे वहां पर दूसरे स्ट्रक्चर में एक तीन हो गया। सही कह रहा हूं? यस सर। तो जब जब अगल बगल की सिचुएशन चेंज होती है और फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं होता, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को मेटामर्स कहा जाता है। डेफिनेशन यस देखो, सर। कंपाउंड्स हैविंग सेम फंक्शनल ग्रुप बट डिफरेंट एल्काइल ग्रुप्स अलोंग द फंक्शनल ग्रुप आर नोन एज मेटामर। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। एल्काइल ग्रुप जो है वो चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर एल्काइल ग्रुप कौन से हैं? इथाइल इथाइल। यहाँ पर कौन कौन से हैं? मिथाइल प्रोपाइल। मिथाइल तो दोनों प्रोपाइल। स्ट्रक्चर्स में एल्काइल ग्रुप अलग अलग है, तो ये दोनों मेटामर्स हुए, ठीक है। तो ये वाला एग्जांपल चेक करके बताओ मेरे को, ये वाला। सबसे पहले ये बताओ, क्या ये दोनों, अपन इस एग्जांपल की बात कर रहे हैं है ना, इस वाले एग्जांपल की, क्या ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं? चेक करके बताओ। यस सर। आइसोमर्स है ना, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब आप नंबर ऑफ एटम्स काउंट करोगे दोनों का सेम आएगा। अगला सवाल, क्या ये दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं? चेक करके बताओ। यस सर। है ना, क्योंकि ये वाला जो मिथाइल है, ये वाला जो मिथाइल है वो यहाँ से उठ के सेकेंड स्ट्रक्चर में देखो यहाँ पे लग गया है, दिख रहा है? यस सर। तो लिंकिंग पॉइंट चेंज हो गया, ये दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर है। क्या ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है? पहले टाइप का स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। क्या ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है? चेक करके बताओ। फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है इसमें तो। फंक्शनल ग्रुप है ना, ये है अमीन, नाइट्रोजन। सर अच्छा, दोनों नाइट्रोजन 3 की डिग्री बात। अमाइन है। हाँ शाबाश, दोनों सर 3 दोनों डिग्री। 3 डिग्री हाँ अमाइन। दोनों 3 डिग्री अमाइन है, क्योंकि दोनों में नाइट्रोजन 3 कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये दोनों फंक्शनल आइसोमर नहीं हुए। अब हम चेक करेंगे मेटामेरिज्म। तो जब हम यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे देखो एल्काइल ग्रुप में डिफरेंस आ जाएगा। इस स्ट्रक्चर में मिथाइल इथाइल और प्रोपाइल, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, यहाँ पर इथाइल इथाइल इथाइल, तो अलग अलग है एल्काइल ग्रुप्स। तो ये यस दोनों क्या सर। हो जाएंगे? मेटामर्स। समझ में आया? यस सर। तो इस तरह से फिर ये नीचे और एग्जांपल दिए हैं, इसको आप आराम से घर पे देख सकते हो, है ना। अगर आपको बेसिक डेफिनेशन क्लियर है तो सारे एग्जांपल्स आपसे बन जाएंगे। अब देखो हम तीसरे टाइप पे आते हैं, फादर मदर चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मतलब चेन आइसोमर, चेन आइसोमेरिज्म। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया था, आइसोमेरिज्म के सामने जो वर्ड होता है वही चीज अलग होती है दोनों कंपाउंड में। तो जब चेन आइसोमेरिज्म बोला जा रहा है, इसका मतलब दोनों कंपाउंड में या तो मेन चेन की लेंथ अलग होगी या साइड चेन की लेंथ अलग होगी, चेन अलग अलग होगी दोनों में, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, ये पेंटेन और ये आइसोपेंटेन। तो यहाँ पर 5 कार्बन की मेन चेन आएगी, यहाँ पर कितने कार्बन की आएगी? 4 कार्बन की। 4 कार्बन की, और यहाँ पर 4 आएगी की। 3 कार्बन की। तो तीन की। तीनों में मेन चेन का लेंथ चेंज हो रहा है, तो तीनों क्या है? एक दूसरे के चेन आइसोमर्स। तो चलो, ये तो अपन ने डायरेक्ट चेन आइसोमर पे जंप कर लिया। सबसे पहले अपन फिर से स्टार्टिंग से करते हैं। पेंटेन और आइसोपेंटेन में मेरे को बताओ देख के, क्या ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं? यस सर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आइसोमर्स हैं, है ना। नंबर ऑफ एटम सेम आएंगे। क्या ये दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं? यस सर। है ना। जो ये वाला जो मिथाइल है, जो अभी कोने में जुड़ा हुआ था, वो अब आके दूसरे कार्बन पे जुड़ गया है, तो लिंकिंग पॉइंट चेंज हो गया, स्ट्रक्चरल आइसोमर है। ऑर्डर चेक करेंगे, क्या ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं? नो सर, नो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट। कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, फंक्शनल आइसोमर नहीं है। क्या ये दोनों एक दूसरे के मेटामर है? नहीं सर। मेटामर हमेशा फंक्शनल ग्रुप के अगल बगल में चेक किए जाते हैं। तो जब फंक्शनल ग्रुप ही नहीं है
तो मेटामर अपने आप क्या हो गया, इनएप्लीकेबल, है ना। मेटामर की डेफिनेशन देखो, पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप। तो ये फंक्शनल ग्रुप होना तो चाहिए, तब तो हम मेटामेरिज्म चेक करेंगे। सही कह रहा हूँ ना? तो बस लास्ट में हम चेन आइसोमेरिज्म हमने चेक किया, तो हमने देखा कि इसमें चेन आइसोमेरिज्म है। ठीक है, अब ये जैसे अगला एग्जांपल है, अगला एग्जांपल देखो, ये वाला एग्जांपल, इसमें आपको दिखेगा कि इसमें मेन चेन की लेंथ तो सेम आएगी, क्योंकि मेन चेन, ये जो ट्राइंगल है ये मेन चेन है दोनों में, तो मेन चेन की लेंथ तो सेम आएगी, लेकिन साइड चेन की लेंथ अलग अलग आएगी। यहाँ पर ये 2 कार्बन की साइड चेन है, और यहाँ पर एक भी 2 कार्बन की साइड चेन नहीं है, तीनों एक एक कार्बन की साइड चेन है। तो इसलिए भी ये दोनों क्या है, एक दूसरे के चेन आइसोमर्स। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? यस सर। फिर बचता है लास्ट पोजीशन आइसोमर्स। तो वो तो सीधी बात है, जब आपने सारे आइसोमेरिज्म चेक कर लिए और तीनों ही टाइप के फेल हो गए, तो फिर लास्ट जो बचेगा वो पोजीशन आइसोमर ही होगा। बाकी लॉजिक से देखो, डेफिनेशन से तो सिंपल है, आइसोमर के सामने जो वर्ड है वो अलग होना चाहिए। आइसोमर के सामने पोजीशन लिखा है, मतलब पोजीशन चेंज होना चाहिए किसी ना किसी की। तो देख लो अब यहाँ पे, जैसे ये है प्रोपेन 1 ऑल और प्रोपेन 2 ऑल, तो चेक करके मेरे को बताओ, क्या ये दोनों एक दूसरे के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं? यस सर। है ना, क्योंकि OH की पोजीशन चेंज हो रही है, लिंकिंग पॉइंट चेंज हो रहा है ऑक्सीजन का, तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमर है। क्या ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं? नो सर। नो सर। नहीं है, है ना। क्या ये दोनों मेटामर्स हैं? नो सर। है ना। मेटामर क्यों नहीं है? क्योंकि ऑक्सीजन OH यहाँ पर भी कोने में था, और OH के एक तरफ प्रोपाइल ग्रुप है, और OH यहाँ पर भी कोने में है, और OH के एक तरफ प्रोपाइल ग्रुप है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये दोनों मेटामर नहीं है। क्या ये दोनों चेन आइसोमर्स हैं एक दूसरे के? नो सर। दोनों कंपाउंड में मेन चेन की लेंथ 3 कार्बन आएंगे, इसमें भी 3 कार्बन की चेन, इसमें भी 3 कार्बन की चेन, है ना। तो मेन चेन और साइड चेन की लेंथ में कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों चेन आइसोमर नहीं है। फिर पोजीशन आइसोमर, पोजीशन अलग अलग है। OH यहाँ पे पहले कार्बन पे आ रहा है ना, प्रोपेन 1 ऑल। OH यहाँ पे दूसरे कार्बन पे आ रहा है, प्रोपेन 2 ऑल। समझ गए? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से हम बहुत सिंपल फॉर्मेट में किसी भी टाइप का आइसोमेरिज्म हम बता सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक बेसिक लेवल पे बता दिया, बाकी डिटेल में आप फिर लेक्चर में देख लेना, वहां पे हमने और ज्यादा एग्जांपल्स भी कवर किए। ठीक है, तो ये अपना पहला चैप्टर खत्म होता है यहाँ पे, IUPAC एंड स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, है ना। अब अपन अगला चैप्टर चालू करते हैं, POAC, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ना, जो आगे के चैप्टर्स में यूज हो सकते हैं, वो सब मैंने कवर कर दिए। ठीक है, बाकी आप लोग धीरे धीरे जब चाहो तो आप उसके लेक्चर्स जो है वो देख सकते हो। अब मैं POC की शीट प्रोजेक्ट करता हूँ। एक सेकेंड। हाँ स्टूडेंट्स, दिख रहा है? शीट दिख रही है? यस सर। तो ये दूसरा चैप्टर है जो हमने पढ़ा है, स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन एंड प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थोड़ा सा हेडिंग का मतलब समझा देता हूँ मैं। स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन में हम वैसे टेस्ट करते हैं जिससे हमको कंपाउंड के स्ट्रक्चर का कुछ अंदाजा लगे, है ना। उस टेस्ट का कुछ ऐसा रिजल्ट आता है जिससे हमें अंदाजा लगता है कि भाई इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, या कोई OH हो सकता है, कोई फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, कोई एसिड हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम कुछ टेस्ट के बेसिस पे स्ट्रक्चर को पहचानने की, स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमें इसमें बहुत सारे टेस्ट करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको प्रैक्टिकल केमिस्ट्री बोला गया है। प्रैक्टिकल मतलब जो प्रैक्टिकल आप लैब में करते हो, प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हेडिंग का मतलब समझ में आया? यस सर। तो देखो, इसमें सबसे पहले तो ये हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है ना। इसमें हाइड्रोजनेशन में सिंपल है, ये
आपने देखी भी होगी, ये सिंपल रिएक्शन होती है, ज्यादातर लोगों को याद होगी कि कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो, मतलब कहीं भी अगर अनसैचुरेशन हो मॉलिक्यूल में, है ना, तो जब आप उसको हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हो तो हाइड्रोजन जो है वो ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करके सिंगल बॉन्ड्स में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन। हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का एडिशन, हाइड्रोजन के जुड़ने से ये जो पाई बॉन्ड है, जो मल्टीपल बॉन्ड है, वो ब्रेक हो जाते हैं। क्या ये बात समझ में आई? ये रिएक्शन सर देखी है ना सबने, याद है? तो ये तो था सिंपल हाइड्रोजिनेशन, है ना। फिर हम इसमें कैटलिस्ट वगैरह यूज करते हैं, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है ना, ये जब अपन हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें दोबारा आएगी, तो वहां पर हम दोबारा इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, ठीक है। ये वाला जो चैप्टर है ये थोड़ा सा रटने वाला ज्यादा है ना। IUPAC जो है वो ज्यादा समझने वाला था, ये थोड़ा रटने वाला ज्यादा है। अगला है फिर मोनोहेलोजिनेशन, ठीक है। तो मोनोहेलोजिनेशन, मोनो मतलब क्या होता है बताओ? वन। है ना, मोनो मतलब होता है वन, और हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन का एडिशन। तो एक हेलोजन का जब एडिशन होता है किसी कंपाउंड में तो उसको मोनोहेलोजिनेशन कहा जाता है। जैसे तुम लोग 2 मिनट के लिए म्यूट कर दो, जब जब बोलना हो तो फिर अनम्यूट कर लेना, है ना। तो देखो, जैसे ये जो मीथेन है, कोई भी हाइड्रोकार्बन जब आप इसका मोनोहेलोजिनेशन कराते हो तो उसके लिए आप इस तरह से हेलोजन को लेते हो, है ना। जो हेलोजन आपको ऐड करना है प्रोडक्ट में, वो हेलोजन आपको रिएक्टेंट में लेना पड़ेगा। तो उसमें से एक हेलोजन का एटम अपने कंपाउंड पे, रिएक्टेंट पे आ जाता है ना। तो जैसे यहाँ पर मान लो एक क्लोरीन आएगा, तो एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन को क्या करेगा, हटा देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा। तो CH4 से क्या बन जाएगा अपना, CH3Cl, ठीक है। तो ये तो हो गया मोनोहेलोजिनेशन का मतलब। अब एक्चुअल में क्या होता क्या है, इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि भाई कितने मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। तो अब प्रॉब्लम ये होती है कि जो हेलोजन है वो, ध्यान से सुनना, वो हाइड्रोजन की जगह ऐड हो रहा है, सही कह रहा हूं ना? बताओ, हेलोजन जो है वो हाइड्रोजन की जगह ऐड हो रहा है, एक हाइड्रोजन की जगह। बोलो भाई, कुछ तो बोलो, सही कह रहा हूं ना? हाइड्रोजन की जगह ऐड हो रहा है कि नहीं? आवाज नहीं आ रही क्या? क्या हो गया भाई, तुम लोग की बत्ती क्यों गुल हो गई? अनम्यूट करो, पहले अनम्यूट करो खुद को, तुम लोग शायद बोल भी रहे होगे तो अनम्यूट किया होगा तुमने खुद को। बोलो भाई, कोई तो बोलो, तुम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हो, क्या हो गया एकदम से? हेलो सर। आ रही है ना आवाज? हाँ सर, आ रही है। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि ये बात समझ में आई ना कि एक हेलोजन एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, ठीक है। तो उससे जो प्रोडक्ट जनरेट होगा उसको हम मोनोक्लोरो प्रोडक्ट बोलते हैं, क्योंकि उस प्रोडक्ट में एक क्लोरो मतलब एक हेलोजन ऐड हो चुका है, ठीक है। तो अब दिक्कत यहाँ पे ये होती है कि जो क्लोरीन है वो कौन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करे, क्योंकि कंपाउंड में बहुत सारे हाइड्रोजन होते हैं। जैसे ये जो मैं कंपाउंड हाईलाइट कर रहा हूँ उसमें बहुत सारे हाइड्रोजन है। तो अब हेलोजन कौन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, क्योंकि हेलोजन जिस हाइड्रोजन को हटाएगा उसकी जगह पे वो आके जुड़ जाएगा, है ना। तो अलग अलग हाइड्रोजन के हटाने से अलग अलग स्ट्रक्चर जनरेट हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हेलोजन ये कोने वाले हाइड्रोजन को हटाए तो 1 क्लोरो ब्यूटेन बनेगा, है ना। 1 क्लोरो ब्यूटेन मतलब क्लोरीन पहली पोजीशन पे। और अगर हेलोजन दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन को हटाए तो वो क्या प्रोडक्ट बनेगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन,
सही कह रहा हूँ ना? यस सर। तो दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे से अलग अलग हैं, 1 क्लोरो और 2 क्लोरो। तो यहाँ पर इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक में से कि आप जब मोनोक्लोरिनेशन कराओगे तो कितने तरह के प्रोडक्ट्स आप जनरेट कर सकते हो। तो उसके लिए अपन को क्या करके देखना होता है, हमको वही देखना होता है कि कितने अलग अलग टाइप के हाइड्रोजन हैं एक कंपाउंड में। तो जितने टाइप के हाइड्रोजन होंगे उतने ही प्रोडक्ट्स जनरेट हो सकते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। है ना? तो बस ये सिंपल सी बात है। बाकी फिर इसके क्वेश्चंस हैं, मतलब और सारे एग्जांपल्स हैं जो आप आराम से देख सकते हो। सर इसमें कोई मेजर और माइनर प्रोडक्ट नहीं होता? इसमें नहीं होता वो मेजर माइनर, वो तो अपन उसमें देखते हैं क्या बोलते हैं, एल्कीन्स पे जब एडिशन होता है तो सिन एडिशन मेजर होगा कि एंटी एडिशन मेजर होगा, है ना? सिस ट्रांस, सिस मेजर, ट्रांस मेजर। इसमें नहीं होता, मोनोक्लोरिनेशन में नहीं होता। ओके सर। ठीक है, वो जो अभी अपन आगे के चैप्टर्स पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन से स्टार्ट जो चैप्टर्स होंगे उसमें अपन मेजर माइनर प्रोडक्ट्स की बात करेंगे। इस टॉपिक से जो आपको क्वेश्चन आएंगे वो सिंपली ये आते हैं कि कितने मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स बनेंगे बताओ। इंटीजर टाइप में आता है जनरली क्वेश्चन, है ना? यस सर। अब देखो ओजोनोलाइसिस रिएक्शन। तो ओजोनोलाइसिस रिएक्शन का क्या मतलब है? ओजोन की हेल्प, ओजोन का लाइसिस, है ना? ओजोन का लाइसिस मतलब ओजोन को ब्रेक करना या ओजोन को तोड़ना। ठीक है, तो इसमें जो रिएक्टेंट्स यूज होते हैं वो जनरली ये होते हैं O3Zn, ये रिएक्टेंट्स यूज होते हैं। इसमें क्या होता है, अगर कहीं पे डबल बॉन्ड या कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड है तो, एक मिनट ये मैंने गलत ले लिया, ये वाला एग्जांपल देखो। अगर कहीं पे डबल बॉन्ड या कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड है, अगर कहीं पे डबल बॉन्ड या कहीं पे ट्रिपल बॉन्ड है तो जब आप उसका ओजोनोलाइसिस कराते हो, है ना, तो ओजोनोलाइसिस से क्या होता है, ओजोनोलाइसिस मतलब O3ZnH2O। तो उससे क्या होता है, ओजोन का लाइसिस करा रहे हो तो मतलब ओजोन भी ब्रेक हो जाएगा। ओजोन ब्रेक होगा, उससे आपको फ्री ऑक्सीजन एटम्स मिलेंगे। वो ऑक्सीजन एटम्स क्या करते हैं, कंपाउंड को ब्रेक करते हैं, है ना? तो डबल बॉन्ड यहाँ से टूटेगा बीच से, तो इस कार्बन पर एक ऑक्सीजन आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और ये वाला जो कार्बन है, राइट वाला कार्बन, इस पे भी एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड O। तो इसमें बेसिकली सिंपली करना क्या होता है, डबल बॉन्ड को आप बीच में से तोड़ो और जहां से आपने तोड़ा है वहां से दोनों तरफ ऑक्सीजन को अटैच कर दो, तो यही दो प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है? यस सर। तो वो सिंपल है ओजोनोलाइसिस, है ना? ओजोनोलाइसिस में हमेशा जो क्वेश्चन है वो O3ZnH2O का ही आता है। तो ये एल्कीन के केस में हुआ, और एल्काइन के केस में भी आप क्या करोगे, ओजोनोलाइसिस में आपको हमेशा डबल बॉन्ड ब्रेक करना होता है। तो जो ट्रिपल बॉन्ड है इसमें इसमें आप ऊपर का डबल बॉन्ड ब्रेक कर दोगे और नीचे का सिंगल सिंगल बॉन्ड जो है वो एज इट इज पड़ा रहेगा, वो ब्रेक नहीं होगा, है ना? तो देखो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसमें आपने ऊपर का डबल बॉन्ड ब्रेक कर दिया, तो जब आपने ऊपर का डबल बॉन्ड ब्रेक किया तो दोनों कार्बन पे डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O आ जाएगा। सही है, मतलब जैसा ऊपर वाला रिएक्शन था वैसा ही मैकेनिज्म सेम है दोनों रिएक्शन का। ठीक है, यस सर। बाकी ये जो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस है इसको आप फिलहाल के लिए स्किप कर सकते हो क्योंकि इससे क्वेश्चन आते नहीं है, क्वेश्चन हमेशा O3ZnH2O के ही आएंगे, है ना? तो इसको अगर आप लोग को पढ़ना है तो ये मैंने डिटेल में वीडियो में एक्सप्लेन किया है, वहां पे देख लेना। जनरली इसका क्वेश्चन आएगा नहीं। फिर देखो ये अभी जो अपन ने कंपाउंड देखे, ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को पहचानने वाले टेस्ट थे, या आप हाइड्रोजनेशन की बात करो या ओजोनोलाइसिस की बात करो, है ना? डबल बॉन्ड को पहचानना। अब अपन यहाँ पे और देख रहे हैं टेस्ट फॉर एसिडिक हाइड्रोजन, है ना? एसिडिक हाइड्रोजन मतलब वैसा हाइड्रोजन जो कि एसिडिक है। एसिडिक हाइड्रोजन का क्या मतलब होता है कि वो हाइड्रोजन बहुत जल्दी अलग हो जाता है मॉलिक्यूल से H+ बन के। सही कह रहा हूँ क्या? एसिड मतलब यही होता है ना? यस सर। तो एसिडिक हाइड्रोजन के टेस्ट में क्या होता है, उसको हम पहचानते कैसे कि कंपाउंड के पास एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं है?
जब हम कंपाउंड को किसी बेस से रिएक्ट कराएंगे, जैसे सोडियम एक मेटल है जो कि बेसिक नेचर का होता है, या फिर पोटेशियम, या फिर कोई भी एल्कली मेटल्स, या फिर सोडा अमाइड, ये सब बेसिस होते हैं। तो जब हम कंपाउंड को अगर हमने इस मेटल से रिएक्ट कराया और अगर हमें उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती हुई दिख रही है, इसका मतलब जो कंपाउंड हमने लिया था उसमें एसिडिक हाइड्रोजन मौजूद था, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन जब अलग होगा तो वो हाइड्रोजन गैस बन के निकलेगा। हाइड्रोजन गैस को हम पॉप साउंड से टेस्ट कर सकते हैं। सही कह रहा हूँ ना? हाँ सर। तो ये हाइड्रोजन गैस के लिए सोडियम मेटल टेस्ट होता है। तो अब यहाँ पर इन्होंने बताया कि एसिडिक हाइड्रोजन हम देख के पहचानते कैसे हैं। तो देखो, ये उसकी कंडीशन है जो आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोजन जब भी बहुत हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन या sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ऐसे हाइड्रोजन को जब इन एटम से डायरेक्टली जुड़ा हो तो वो हाइड्रोजन एसिडिक होता है बाय नेचर। तो वो हाइड्रोजन जब आप सोडियम मेटल टेस्ट करोगे तो वो हाइड्रोजन गैस को छोड़ देगा। ठीक है, ये जितने भी एटम्स हैं ये सब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। ये पीरियोडिक टेबल के टॉप राइट कॉर्नर में आते हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हेलोजन, ये सब पी ब्लॉक में ऊपर की तरफ आते हैं ना। यस सर। ठीक है, तो ये सब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में हमने पढ़ा है कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, और नीचे से ऊपर मूव करते हैं तो बढ़ती है। तो मतलब जो टॉप के राइट कॉर्नर होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, है ना। यस सर। तो अब देखो यहाँ पर इन्होंने इसका एग्जांपल दिया है कि कौन कौन से हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं। जब भी हाइड्रोजन आपको नाइट्रोजन से जुड़ा दिखे या ऑक्सीजन से जुड़ा दिखे, है ना, या फिर सल्फर से जुड़ा दिखे, ये देखो सारे कंडीशंस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी H2। इसका मतलब जो हाइड्रोजन था वो एसिडिक था। ये देखो, ये यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो फिर से ये एसिडिक हाइड्रोजन है। लेकिन अगर ये हाइड्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है तब ये हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक नहीं आएगा, कोई रिएक्शन इस केस में नहीं होगी। कार्बन के केस में सिर्फ sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ही होना चाहिए। सही है। ओके सर। देखो, अब इसमें ऊपर एक्टिव मिथाइलिन भी लिखा हुआ है ना। एक्टिव मिथाइलिन का क्या मतलब होता है? मिथाइलिन का मतलब अभी मैंने आपको समझाया था, CH2 और उस कार्बन से 2 बॉन्ड ओपन है, उस ग्रुप को मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं। सही कह रहा हूँ? यस सर। तो देखो, ये जो 11th एग्जांपल देखो, 11th एग्जांपल में ये वाला जो ये वाला कार्बन है ना, जो ये वाला कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है ये एक मिथाइलिन ग्रुप बोल सकते हैं हम इसे। मिथाइलिन ग्रुप क्यों? क्योंकि ये वाला कार्बन 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और बाकी ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब जो 2 बॉन्ड ओपन थे वो 2 बॉन्ड कार्बन से बन गए। ठीक है, तो ये मिथाइलिन है, इसको हम मिथाइलिन कह सकते हैं इतने पोर्शन को, बताओ। यस सर। अब ये उसके मिथाइलिन, बॉन्ड्स, हाँ हाँ बोलो बोलो। उसका मतलब दोनों जो बॉन्ड्स हैं वो ओपन है इसलिए। हाँ यस सर, मतलब ठीक है। CH2 और जब भी 2 बॉन्ड ओपन हो तो उतने पोर्शन को अपन मिथाइलिन बोल सकते हैं। अब वो 2 बॉन्ड किसी से भी जाके जुड़ा हो उससे मतलब नहीं होता अपन को, है ना। ओके सर। मतलब ये जो है ये CH2, इसको भी आप मिथाइलिन बोल सकते हो। ठीक है, समझ यस में सर। आया विशाल, तरुण? तो यस सर। तो देखो, ये तो अपन को समझ में आ गया कि ये मिथाइलिन है। ये एक्टिव कैसे हुआ? इस एक्टिव वर्ड का मतलब ये है कि अगर ये हाइड्रोजन यहां से निकल गया तो इस पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा इस कार्बन पे, है ना। हाँ सर। और जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ तो इस नेगेटिव चार्ज को ये दोनों डबल बॉन्ड का रेजोनेंस मिलेगा। मतलब ये चीज जो है रेजोनेंस वाली चीज, ये हम आगे जीओसी में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल में समझेंगे। तो जब भी किसी चार्ज को रेजोनेंस मिलता है तो वो सिचुएशन बहुत स्टेबल होती है, राइट। यस सर। तो ये यस सर। मिथाइलिन था, और जब हाइड्रोजन निकलेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा जो कि बहुत स्टेबल है। तो इसलिए ऐसे ऐसे स्टेबल नेगेटिव चार्ज के लिए हम कहते हैं कि हाइड्रोजन की निकलने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी।
क्योंकि आगे जाके ये एरोमेटिक बन रहा है, तो इसलिए फिर इसको एक्टिव मिथाइलिन बोला जाता है ना। जरूरी नहीं है कि हर मिथाइलिन एक्टिव हो, जैसे यहाँ पर ये जो मिथाइलिन है, ये मिथाइलिन तो है लेकिन ये एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि जब आप इसका हाइड्रोजन बनाओगे तो जब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आएगा उसको कोई स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है अगल बगल से। ठीक है, सब फर्क समझ में आया? एक्टिव मिथाइलिन हम कैसे पहचानते हैं? यस सर। इसी तरह से जो ये वाला मिथाइलिन है, देखो यहाँ पर फिर से वही सिचुएशन है, CH2, तो फिर जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसको C डबल बॉन्ड दोनों साइड से रेजोनेंस मिल रहा है, फिर से ये एक्टिव मिथाइलिन हो गया, तो फिर से ये टेस्ट पॉजिटिव दे देगा, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, राइट? यस सर। तो ये थी एक्टिव मिथाइलिन की बात, है ना। और फिर है ये टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। तो अनसैचुरेशन वाला टेस्ट अपन अगली क्लास में देखेंगे यहाँ से, है ना। आज के लिए इतना काफ़ी है, काफ़ी टॉपिक्स हमने कवर कर लिए, तो बाकी इसको रिवाइज कर लेना एक बार चाहो तो। ठीक है स्टूडेंट्स? सर हाँ हाँ, पूछो पूछो। सर वो ये वाली शीट आप शेयर कर देंगे ग्रुप में? अच्छा, ये वाली शायद मैंने की नहीं अभी, मैं अभी कर दूंगा, है ना। ओके सर। चलो सर वो वाली भी कर हाँ। देना, कौन सी? स्ट्रक्चर आइसोमेर, वो IUPAC वाली सर। IUPAC भी नहीं की थी क्या? सर वो मेरा अभी मतलब अभी ऐड करा है ना ग्रुप में, आपने पहले अच्छा करी होगी। ठीक है, मैं अभी दोनों शीट शेयर कर देता हूँ, है ना। ओके सर, थैंक यू सर। चलो ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।